Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the evolution of retail format, or we can say the classification of retail format. So let's start. सो रिटेल फॉर्मेट्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो रिटेलर्स क्या हैं जिनके थ्रू हमारे कस्टमर्स उनसे बाय करते हैं, यानी कि कस्टमर जिसके पास डायरेक्टली जाके कंज्यूम करते हैं, जिसके पास डायरेक्टली जाके परचेज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रिटेलर्स होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है? जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसे दे देती है? होलसेलर को देती है बल्क में। फिर उनसे कौन लेते हैं? रिटेलर लेते हैं बल्क ब्रेकिंग, यानी कि उस थोड़े स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, एंड देन वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्व करते हैं। तो जो भी शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट है, सुपर बाजार है, ये सब हमारे क्या होते हैं? रिटेल फॉर्मेट होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कस्टमर वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो किस तरीके से रिटेल फॉर्मेट इवोल्व हुए हैं? तो इवोल्यूशन के थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि इवोल्यूशन में आप क्या करना है, जो आपकी क्लासिफिकेशन है ना, उन्हें कब मेंशन करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम इवोल्यूशन बता रहे हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ कैसे कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर पे चीज़ें ज़्यादा फोकस होती थी, तो रिटेल फॉर्मेट्स तो थे ही नहीं, यानी कि इतने दुकानें होती नहीं थी। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आगे चीज़ें बढ़ने लगी। 1946 के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या चीज़ें आई? सेल्फ सर्विसेज। सेल्फ सर्विसेज कब आई? 1916 में, जब आपको जो भी चाहिए आपको खुद से चूज़ करना था, खुद लोकेट करना था एंड परचेज करना था। खुद के लिए बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने, कि वो बेचते नहीं थे बट खुद के सर्विसेज के लिए वो बना लेते थे। देन सुपर मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर कब आए? 1930s में। उसके बाद स्पेशलिटी स्टोर, मॉल्स कब आए? 70s एंड 80s में। स्पेशलिटी एंड स्टोर एंड मॉल्स क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। द राइज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑनलाइन रिटेल, जैसे अब हम अमेजोन के यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट के यूज़ करते हैं, ये जो है मीशो है, ये सब हमारी क्या है? ऑनलाइन रिटेल फॉर्मेट्स हैं। तो इस पर हम दोबारा आएंगे स्लाइड्स पे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरीके से इवोल्व हुआ है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि आपको इवोल्यूशन क्लियर हो जाए। क्लासिफिकेशन या बोल सकते हो आप मॉडल, किस किस तरीके के रिटेल स्टोर्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे कर सकते हैं, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग यानी कि जिनका एक फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे उन्होंने सामान को रख रखा है और वहाँ से लोग क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। बट नॉन स्टोर यानी कि उनकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है, कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, वहाँ से आप क्या करते हो? जहाँ से आप ऑनलाइन डीलिंग करते हो, वो हमारे क्या होते हैं? नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। तो दो तरीके से कैसे क्लासीफाई करते हो आप? स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग यानी कि जिनका एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पे विजिट करके ही आपको परचेज करना पड़ेगा, यानी कि जो भी चीज़ आपको खरीदनी है उसके लिए आपको वहाँ फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। एक प्लेस है, फिजिकल प्लेस है, वो स्टोर है जहाँ पे विजिट करके आपको क्या करना है? परचेज करना है। बट नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का क्या होता है? जो कि उनका कोई फिजिकल स्टोर एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ से डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू डील करते हो, दैट इज नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। तो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर भी दो होती हैं, फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेस पे एंड मर्चेंडाइज के बेस पे। फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है कि कौन ओनर होगा उसका, वो किसकी दुकान होगी, किसकी शॉप होगी, किसका स्टोर होगा, किसका मॉल होगा। ओनरशिप के बेस पे जब आप डिफाइन करते हो तो वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट रिटेलर, चेन रिटेलर, फ्रेंचाइज, लीज डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। मर्चेंडाइज के बेस पे यानी कि उस शॉप पे, उस स्टोर पे कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हम वहां से खरीद सकते हैं, उसके बेस पे भी हम डिवीजन कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे कौन से आते हैं? कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, फैक्ट्री आउटलेट, कैटलॉग शोरूम एंड कैटेगरी किलर्स। और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर क्या आते हैं? जिसके अंदर कोई स्टोर नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग, मेल ऑर्डर, टेली मार्केटिंग एंड ऑटोमेटेड वेंडिंग। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग यानी कि जहां जिनका स्टोर होता है, एक फिजिकल प्लेस होता है, उसके अंदर भी ओनरशिप वाले को पहले डिस्कस करते हैं कि जिनकी ओनरशिप के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिटेलर, जिसे आप क्या बोलते हो? मोम एंड पॉप स्टोर्स भी बोल देते हो, जो आपको मीन्स आपकी गली में हर जगह आपको मिल जाएंगे, जिनकी खुद की दुकान होती है और वो अपनी दुकान को खोले, वो खुद ही ओनर है, तो वो हमारे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट रिटेलर। मोम एंड पॉप स्टोर्स आर द टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट विच आर स्मॉल इंडिपेंडेंट फैमिली ओन्ड बिजनेस, यानी कि आपके फैमिली बिजनेस हो सकते हैं। जैसे आप अगर बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपको इतने ज़्यादा दिख जाएंगे इंडिपेंडेंट रिटेलर, हर दूसरी दुकान बनी होती है वो इंडिपेंडेंट रिटेलर ही होते हैं, जो वो हमारे क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं रिलेटिवली, और वो क्या है? फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। गुड रैपोर्ट विद कस्टमर्स, फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, यानी कि वो कैसा सामान रखते हैं, क्योंकि उनकी भीड़ तो रहती है, लोग खरीदते हैं वहाँ से। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें कम सस्ते प्राइस में मिल जाता है वहाँ पे, तो उनके अच्छे रिलेशंस भी हो जाते हैं शॉपकीपर्स के साथ, भाई ये अच्छा देता है, तो आप उसी पे बार बार विजिट करते हो, तो उनके अच्छे रिलेशंस रहते हैं कस्टमर के साथ। एज वेल एज वो क्या करते हैं? सामान क्या करते हैं? किस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, उसी के अकॉर्डिंग सामान वो रखते हैं।
कंपटीशन फ्रॉम बिग वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, ये बेशक स्मॉल है बट इनका कंपटीशन क्या होता है, बिग वेल के साथ होता है, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेस है ना, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उनके साथ इनका कंपटीशन होता है, क्योंकि ये आपके घर के ज़्यादा नियर बाय होते हैं, जगह जगह आपको अवेलेबल होते हैं, तो लोग इन पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कन्वीनियंस के बेस पे, रेंज की बेस पे, किसी भी बेस पे। जैसे हमने देखा था ना कि आप किस रिटेल फॉर्मेट में जाते हो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो किन फैक्टर से अफेक्ट करते हैं कि कितनी वैरायटी उसके पास है, कितना कन्वीनियंट वो है, कितना टाइम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर क्या था, जो टेक्नोलॉजी कैसी हो गई है, सोशो इकोनॉमिक कॉजेज कैसे हो गए हैं, या फिर आपकी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते थे। तो इसी तरह इंडिपेंडेंट रिटेलर क्या होते हैं, इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, ये अच्छी प्रोडक्टिविटी रखते हैं, जो भी इनको प्रोडक्ट रखा जाता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए इनके साथ कौन compete करता है, जो वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। जो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होता है, जो किराना स्टोर्स आ गए। तो पहला क्या है, इंडिपेंडेंट रिटेलर, किसके अंदर आता है, ओनरशिप के अंदर। तो इंडिपेंडेंट रिटेलर जिनकी खुद की शॉप होती है और वो खुद ही ओनर होते हैं। देन चेन स्टोर्स, बट वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। चेन स्टोर्स क्या है, जिनके मल्टीपल शॉप होते हैं, यानी कि ओनरशिप एक हाथ में। इंडिपेंडेंट रिटेलर की एक शॉप एक ओनर, बट इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक ओनर बट नंबर ऑफ शॉप, मल्टीपल स्टोर्स। व्हेन 2 और मोर आउटलेट्स आर अंडर अ कॉमन ओनरशिप इज कॉल्ड रिटेल चेन। यानी कि जैसे स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स की क्या है, डिफरेंट आउटलेट्स हैं जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, तो वो उसका क्या है, एक ओनर एक ही है, जिसके पास सारा प्रॉफिट जा रहा है वो ओनर एक है, बट उसके जो आउटलेट्स हैं वो मल्टीपल हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, चेन स्टोर्स। अगर आपको कॉमन एग्जांपल चाहिए तो आपने बीकानेर का देखा होगा कि बीकानेर के कितने आउटलेट होते हैं, एक सिटी में भी 2 मिल जाते हैं। सो वो क्या है, आपकी चेन स्टोर्स हैं, यानी कि ओनर एक है बट उसके जो आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल ओनर, एग्जाम्पल है स्टारबक्स। द सप्लाईज आर स्टॉक्ड इन चेन स्टोर आर प्रोवाइडेड बाय 1 और मोर वेयर हाउसेज, कि वो डिपेंड करता है कि उनका एक वेयर हाउस भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जितनी उनकी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, जितने ज़्यादा उनके आउटलेट्स होंगे उसके बेस पे वो वेयर हाउसेज को डिफाइन करते हैं। तो स्टोर बेस्ड के अंदर पहला हमने जो ओनरशिप के अंदर डिस्कस किया वो थे इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर क्या थे, जो खुद ओनर होते हैं, उनका एक स्टोर होता है, एक शॉप होती है जहाँ पे नंबर ऑफ चीज़ें वो रखते हैं, और वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोम एंड पॉप स्टोर भी बोलते हैं, बट कंपीट वो बड़ों के साथ करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। देन सेकंड हमने क्या किया, चेन स्टोर्स, यानी कि ओनर तो एक होगा लेकिन मल्टीपल शॉप्स होंगी, यानी कि क्वाइट लार्ज है, उसका जो एनलार्ज हो चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं। एक जगह अगर वो फेमस हो गए तो उन्होंने दूसरी जगह भी खोल दिया, वहाँ फेमस हो गई तो तीसरी जगह भी खोल दिया। देन हमारे आते हैं लीज्ड डिपार्टमेंट। लीज्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेंट पे लेना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शॉप्स इन शॉप्स भी बोल सकते हैं, कि एक शॉप के अंदर एक और शॉप। तो एक बहुत बड़ी शॉप है मान लो, और वो काफ़ी अच्छी चलती है, और आप अपने एक छोटे से बिजनेस की, फॉर एग्जांपल आप टॉयज़ की शॉप खोलना चाहते हो, तो उस शॉप के अंदर आप क्या कहते हो कि भाई आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चलती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो मेरे को एक स्मॉल एरिया दे दो जहाँ पे मैं अपने टॉयज़ रख सकूँ, कि अगर जो आपकी कस्टमर आते हैं किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझसे भी परचेज कर लें। तो एक शॉप के अंदर लीज्ड यानी कि रेंट पे लिए हुई एक और शॉप बनाने को हम क्या कहते हैं, लीज्ड डिपार्टमेंट। When a section of a department in retail store is leased, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन रिटेल स्टोर का जब किस पे दे दिया जाए, रेंट पे दे दिया जाए, लीज पे दे दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लीज्ड डिपार्टमेंट। देन फ्रेंचाइज तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि फ्रेंचाइज क्या होता है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी से मिलके बनती है। फ्रेंचाइजर क्या होता है, जो मेन होता है, और फ्रेंचाइजी जो उसके नीचे खुली होती हैं। तो फ्रेंचाइजर जैसे मैकडी है, तो मैकडोनल्ड्स क्या है, खुद एक कंपनी, एक पूरा ब्रांड नेम है, बट उसके नीचे जो चीज़ें खुली हुई हैं वो क्या है, उसकी फ्रेंचाइजी है। अगर आप अलग अलग जगह जाते हो तो आपको हर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी जगह ये मिल जाएंगी, तो वो आपकी क्या है, जितनी भी खुली हैं वो फ्रेंचाइजी हैं। तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी क्या होती हैं, ये इनके शुरू के कोई रिलेशन नहीं होते कि पहले से इनका कोई रिलेशन है और फिर ये बनते नहीं। जो भी लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अगर आप भी मैकडी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अपने बता सकते हैं कि आपके पास क्या आइडिया है कि कहाँ आपकी लोकेशन होगी, कितने एरिया में होगी, फिर वो आपको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। फ्रेंचाइजर क्या करता है, फ्रेंचाइजर अलाउ करता है फ्रेंचाइजी को, अगर उसका एग्रीमेंट हो गया, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो अलाउ करता है फ्रेंचाइजी को कि वो उसके आईपीआर को यूज़ कर सकती है, कंप्लीट बिजनेस की प्रोसेस को यूज़ कर सकती है, कि किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, क्या पॉलिसी होंगी, किस तरीके से बर्गर्स को बनाना है। तो सारी चीज़ें जो डिफाइन की जाती हैं उसी यूनिक फॉर्मेट में वर्क करना होता है किसको, फ्रेंचाइजी को। तो ये भी हमारा क्या है, एक रिटेल फॉर्मेट है, जिसके अंदर जो पेरेंट कंपनी है वो हमारी क्या होती है, फ्रेंचाइजर, और उसके अंदर जो नीचे एंटिटीज आती है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज आती हैं, वो हमारी क्या होती है, फ्रेंचाइजी।
सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट, फ्रेंचाइजर हैज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि जो फ्रेंचाइजर है उसका बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजर यानी कि पेरेंट कंपनी है वही बताती है कि कैसे बिजनेस प्रोसेस होगी, किस तरीके से क्या चीज़ें बनानी है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपको मेंटेन करना है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये क्यों किए जाते हैं? अब मैकडी जो है वो अपनी फ्रेंचाइजीज क्यों अलाउ करता है? ताकि वो अपने एरिया को बढ़ा सके, कस्टमर बेस को बढ़ा सके, एक्सपेंशन कर सके। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा मार्केट को रीच भी कर सकते हो और अपना नाम भी कमा सकते हो। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जैसे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से एजेंट का होता है कि उसे कमीशन देनी होती है। अगर आप मैकडी का नाम यूज़ करोगे भी, भाई जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो मैकडी के नाम से बेचोगे और मैकडी आपको बताएगा, क्योंकि आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो, तो किस तरीके से बर्गर बनाने हैं, वो कितनी देर हीट में रहेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है, क्या फिलिंग होगी, क्या सर्व करना है, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। बट प्रॉफिट किसका होगा? फ्रेंचाइजी का होगा। जो प्रॉफिट वो अर्न करेगी वो फ्रेंचाइजी का है, बट फ्रेंचाइजी को कमीशन देनी पड़ेगी फ्रेंचाइजर को, क्योंकि वो उसका नाम यूज़ कर रही है, आईपीआर यूज़ कर रही है, जो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसे यूज़ कर रही है। तो ये हमारा क्या होता है? फ्रेंचाइज। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होते हैं? एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय कंज्यूमर्स एंड मैनेज्ड डेमोक्रेटिकली, कि कई बार कुछ कंज्यूमर्स ही मिलके जब एक स्टोर खोल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई शॉपकीपर की बात नहीं हो रही, कंज्यूमर मिलके खुद जो शॉप खोलते हैं उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ताकि जो मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलके खोली है वो अपने फुलफिल कर सके, अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके, एज वेल एज सोसाइटी को रीजनल प्राइस पे क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। तो ये किसको, इसे कौन ओन करते हैं? खुद कंज्यूमर ही ओन करते हैं। और इसके अंदर क्या एग्जांपल आते हैं? अपना बाजार और सुपर बाजार। तो हमारे क्या कंप्लीट हो गए हैं? जो स्टोर बेस्ड में ओनरशिप के ऊपर बेस्ड थे। तो रिपीट करते हैं, स्टोर बेस्ड के अंदर ओनरशिप के ऊपर कौन कौन से बेस्ड थे? सबसे पहले क्या थे? इंडिविजुअल रिटेलर, जिनकी स्मॉल शॉप होती थी, और वो क्या करते थे, मीन्स बड़े वाले जो हमारे बिग वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है उनके साथ क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। उसके बाद चेन स्टोर्स, एक सिंगल ओनर के अंदर नंबर ऑफ चेन है, नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। उसके बाद लीज्ड डिपार्टमेंट की शॉप्स इन शॉप है, एक शॉप के अंदर दूसरी शॉप आ गई है, आपने रेंट पे दे दी है। देन थर्ड हमारे लीज्ड डिपार्टमेंट के बाद हमने क्या किए थे? फ्रेंचाइज, यानी कि जिसके अंदर फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी होती है, जो अलाउ करता है फ्रेंचाइजी को किस चीज़ के लिए? अपने प्रोडक्ट के, अपने नाम को, अपने बिजनेस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए। उसके कंपैरिजन में वो क्या मांगता है? उसे कमीशन मांगता है। एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। नाउ टाइप्स ऑफ स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, जो मर्चेंडाइज के बेस पे है। तो सबसे पहले क्या आते हैं? कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स क्या होते हैं? रिलेटिवली स्मॉल स्टोर लोकेटेड नियर रेजिडेंटल एरिया, जहां आप रहते हो उसके आसपास की दुकानें जो होती हैं, जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, ईजिली जहां आप जाके परचेज कर सकते हो, वो आपके क्या होते हैं? कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। और इसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ से रिगार्डिंग होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे जो स्टेशनरी के भी रखें, बुक्स भी रख लें, सारी चीज़ें वो रखते हैं। पार्किंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं, और ये सातों दिन खुले रहते हैं, यानी कि 24/7 ये अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 7-Eleven। अब इसकी अगर इंडिया में रेंज देखी जाए तो वो क्या है? 3000 से लेके 8000 के बीच में है। किसके रेंज में? 3000 से 8000 स्क्वायर फीट। देन कन्वीनियंस के बाद आते हैं हमारे सुपर मार्केट, जिनकी रेंज क्या है? 8000 से लेके 20,000 की स्क्वायर फीट के बीच में है। सुपर मार्केट क्या होते हैं? जहाँ पे आपको सेल्फ सर्विसेज होती हैं। सेल्फ सर्विसेज यानी कि जब आप सुपर मार्केट में जाओगे वहाँ सामान रखा होगा, ऐसा नहीं है कि एक शॉपकीपर होगा जो आपको लोकेट करके देगा। वहाँ आप खुद ढूंढो, आपको एक बकेट मिल जाएगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? ट्रॉली के अंदर डालते जाओ जो जो आपको खरीदना है। तो सेल्फ सर्विसेज आपको मिलती हैं, और वहाँ पे नॉन फूड और फूड आइटम्स दोनों आपको मिलते हैं, जैसे कि फूड बाजार है, टेस्को है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या मिलता है? ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, हाउस होल्ड डिपार्टमेंट, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो बेसिक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होंगी? सेल्फ सर्विस के अंदर ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड हाउस होल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है। सो सुपर मार्केट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? कन्वीनियंस। देन उसके बाद सुपर मार्केट, जिसके अंदर नॉन फूड और फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रोसरी है, डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है और हाउस होल्ड वो। देन हाइपर मार्केट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? कन्वीनियंस स्टोर, जिसकी कितनी थी? 3000 से लेके 8000 स्क्वायर फीट। देन सुपर मार्केट की क्या थी? 8000 से 20,000 स्क्वायर फीट। हाइपर मार्केट की कितनी है? हाइपर मार्केट सबसे बड़े, जो सबसे, यानी कि इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं माना जाता, सबसे बड़ा मार्केट जो होता है वो हाइपर मार्केट ही होता है। और इसकी कितनी मानी जाती है? 80,000 से 2,20,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये होते हैं, जो किससे मिलके बने हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट से मिलके बने हैं, जिसके अंदर फूड, नॉन फूड, हर तरीके के ज्वेलरी, बुक्स, सब कुछ इसके अंदर मिलता है। वो हमारे क्या होते हैं? हाइपर मार्केट। यानी कि जो भी आपको चाहिए एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर मार्केट। जैसे कि हाइपर सिटी है या फिर बिग बाजार है, और चीप प्राइसेस पे आपको ये मिलते हैं।
देन नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट स्टोर। स्पेशलिस्ट स्टोर का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से रिगार्डिंग वो बनाए। घड़ी से मिला है तो सिर्फ घड़ियाँ ही मिलती है वहाँ पे, ज्वेलरी से बना है तो सिर्फ ज्वेलरी मिलती है वहाँ पे, इस तरीके से वो होता है। अ स्टोर स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड जो मिलेगा उसी के अंदर वो स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पेशलिस्ट स्टोर है। जैसे फर्नीचर मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मिल सकती है, ज्वेलरी मिल सकती है, वो चॉइसेस हैं। स्पेशलिस्ट स्टोर आर स्मॉलर विद द साइज ऑफ द प्रोडक्ट रेंज ऑफर्ड, क्योंकि जो ये ऑफर करते हैं वो कम होंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये एक ही चीज़ स्पेशलिटी, एक ज़्यादा से ज़्यादा दो स्पेशलिस्ट चीज़ ही ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। उसके अंदर वैरायटी हो सकती है, बट इनकी ऑफरिंग क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। जैसे कि फेब इंडिया और स्पेशलिस्ट स्टोर की कितनी होगी, 5000 से लेके 8000। सो रिपीट करो आप कि सबसे पहले हमारे क्या थे, कन्वीनियंस स्टोर, उसकी कितनी थी, 3 to 8000 स्क्वायर फीट। देन सुपर मार्केट की 8000 to 20,000 स्क्वायर फीट। देन हाइपर मार्केट की कितनी थी हमारी, 80,000 से लेके 2,20,000। एंड देन स्पेशलिस्ट स्टोर की कितनी है, 5,000 to 8,000 स्क्वायर फीट। डिपार्टमेंटल स्टोर, ये वर्ड पहले कहाँ आया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। डिपार्टमेंट स्टोर किस में आया था, हमारा जो हाइपर मार्केट सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलकर बना है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट ऑफन मल्टी लिव्ड विद मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, दिखने में सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ें आपको मिलती हैं। कैरी ब्रॉड वैरायटी, बहुत सी वैरायटी में, असोर्टमेंट में, यानी कि एक ही चीज़ के डिफरेंट फ्लेवर मिलेंगे, डिफरेंट प्राइस वाली मिलेगी, डिफरेंट पैक्स वाली मिलेगी, वो हमारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। और वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं। इनका एरिया कितना होता है, 75,000 प्लस स्क्वायर फीट के होते हैं। नाउ फैक्ट्री आउटलेट्स। फैक्ट्री आउटलेट्स क्या होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट गिव मैन्युफैक्चरर एन अपॉर्चुनिटी टू सेल ऑफ अनवांटेड मर्चेंडाइज विदाउट डैमेजिंग द इमेज ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिटेल ब्रांड। यानी कि जैसे कोई भी एडिडास है, गुच्ची है, प्राडा है, ये सब क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। बट कई बार क्या होते हैं, इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जो ये एज अ उनको नहीं सर्व करना चाहते, जो एक्चुअल में इनके बहुत से लॉयल कस्टमर हैं जो हाई प्राइस स्पेंड कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कमी है, यानी कि वो उनकी स्टैंडर्ड को पास नहीं कर रहा, हालांकि दिखने में कोई कमी उतनी है नहीं, सारा भैया बस मान लो छोटी सी स्क्रैच है, प्राडा का जो ग्लास होता है उसके ऊपर बस छोटी सी स्क्रैच है, तो उसकी वजह से वो क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर है जो एक्सपेंसिवली पे करते हैं इसके लिए, उनको हम ये सर्व नहीं करेंगे। तो फिर क्या किए जाते हैं, फैक्ट्री आउटलेट बनाए जाते हैं, यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्वाइट डैमेज्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़राब है, नहीं, ऐसा है जो दिखाई भी नहीं देती, ऐसी कमियां है उसमें जो ईजिली रिकॉग्नाइज भी नहीं की जाती, बट वो फिर भी सेल नहीं करते, डायरेक्टली अपने उन कस्टमर को सेल नहीं करते, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि जो एक्चुअल में इतने पैसे स्पेंड कर सकते हैं उन्हें हम बेस्ट ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। तो अगर उनके स्टैंडर्ड को मीट करने में वो रह जाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, अपने आउटलेट्स में रखते हैं, जहाँ से जो लोग उनके बेस्ट ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट होते हैं। देन कैटलॉग स्टोर्स। कैटलॉग स्टोर्स क्या होते हैं, जो हाउसवेयर के लिए, ज्वेलरी के लिए, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, कैटलॉग दिखाया जाता है, यानी कि आपको एक काइंड ऑफ पैम्पलेट दे दिए जाएंगे, कैटलॉग या फिर डमी दिखा दिया जाएगा, जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में बाय करना है या नहीं करना। उसके बेस पे आपको, अगर आपको बाय करना है ना, तो जो उसका वेयर हाउस होगा नियर बाय से उसे मंगा के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका स्टोर रेंज क्या होता है, 20,000 to 2 लाख स्क्वायर फीट। कितना, 20,000 to 2 लाख स्क्वायर फीट। नाउ कैटेगरी किलर्स। कैटेगरी किलर्स क्या होते हैं, अ लार्ज स्टोर टिपिकली वन ऑफ अ चेन विच स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंटेड मर्चेंडाइज। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के साथ ही डील करता है, स्पेशलाइज के साथ ही डील करते हैं, बट इनका काम क्या होता है, ये स्पेशलाइज स्टोर के अंदर क्यों नहीं आए अगर एक के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि इनका मोटिव क्या होता है, कैटेगरी को किल करना। यानी कि उसी कैटेगरी में जो टॉयज़, फॉर एग्जाम्पल आप टॉयज़ बेच रहे हो, अगर आप बारबी बेच रहे हो तो आप ऐसी बारबीज इतनी वैरायटी की लेके आओ, सिर्फ एक लेके आओ, लेकिन इतनी वैरायटी की डिस्काउंट पे लेके आओ कि बाकी जितने भी जो आपके कंपटीटर्स है ना, उन सब कैटेगरी को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, किल कर दो। वो हमारे क्या होते हैं, कैटेगरी किलर्स। बिकम द डोमिनेंट रिटेलर इन द कैटेगरी और इट इज़ अ लार्ज स्पेशलिस्ट रिटेलर। यानी कि स्पेशलिस्ट रिटेलर हैं लेकिन लार्ज साइज पे, कि इतनी ज़्यादा कैटेगरी लेके आते हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएंट्स लेके आते हैं कि बाकी सबको फिनिश ही कर देते हैं। इसका कितना होगा, 20,000 से 1,20,000। इससे पिछले का कितना था, कैटलॉग का 20,000 से 2 लाख, और इसका 20,000 से 1,20,000 स्क्वायर फीट। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल, यानी कि जिनका स्टोर नहीं होता, फिजिकल कोई स्टोर नहीं होता, वहाँ से रिटेल कैसे हो सकती है, तो डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आपका जो एंड कंज्यूमर है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है। डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द एंड कंज्यूमर एट हिज होम और प्लेस। यानी कि जैसे आपके घर पे आके लोग सामान नहीं बेचते, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, जहाँ पे खुद उस कंपनी का शॉपमैन जो होता है वो आपका आता है, आपको बताता है उसके रिगार्डिंग और वहाँ से बेचता है, वो हमारे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि मोदी केयर।
देन मेल ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसमें आप कंपनीज की इंटरनेट पे पोस्ट देख के कंपनीज की वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू मेल। यू चूज द गुड्स यू वांट टू बाय फ्रॉम अ कंपनी बाय लुकिंग देयर कैटलॉग। यानी कि जैसे आप फ्लिपकार्ट खोलते हो, अमेजोन खोलते हो, वो सब इसी का ऑप्शन है। यानी कि आप क्या ऑनलाइन जाके उनकी जैसे साइट खोलते हो, वहाँ पे आपको बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप डिसाइड करते हो और वहाँ से बाय करते हो। दैट इज मेल ऑर्डर या फिर कैटलॉग रिटेलिंग। देन टेलीमार्केटिंग यानी कि टेलीफोन कॉल के थ्रू आप जब बेचते हो। कई बार आपको क्या होता है कि आप फ़ोन कॉल करो, जैसे आप नाप तोल वगैरह में भी ऐसा होता है कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि एक फ़ोन कॉल पे आप क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू करते हो, टेलीफोन के थ्रू कॉल करते हो कि आपको एक फ़ोन आता है कि जैसे आप किसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर होता है, लाइफ इंश्योरेंस के आपको कॉल आते हैं, बैंक से कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो किसका यूज़ कर रहे हैं, टेलीमार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं कि आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है या फिर ये ऑफर है वो ऑफर है। तो ये आपका क्या है, टेलीमार्केटिंग है। ऑटोमेटेड वेंडिंग क्या है, ये जो मशीन होती है जिसके अंदर आपको क्या डालने होते हैं, पैसे डालो और सामान आपको अपने आप मिल जाएगा। इसके अंदर चीज़ें हालांकि लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मांगा वो मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या क्या है, उसके बेस पे सेलेक्ट करके आप अपने पैसे डालो और आपको वो मिल जाता है। वो आपकी क्या होती है, ऑटोमेटिक वेंडिंग। प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्लेस्ड इन अ मशीन एंड आर डिस्पेंस्ड टू कस्टमर व्हेन दे डिपॉजिट कैश। या कि जो भी प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश जब वो डाल देते हैं तो उन्हें वो प्रोडक्ट मिल जाता है जो भी कन्वीनियंटली वो बाय करना चाहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सपेंड बिजनेस बाय रीचिंग कस्टमर टू सच लोकेशंस वेयर देयर इज नो स्टोर। यानी कि ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो वहाँ जाके जहाँ पे एक्चुअल में स्टोर, फिजिकल स्टोर नहीं है, तो वहाँ आप अपनी मशीन को इस्टेब्लिश कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एरिया को कवर कर सको। दैन ये किस चीज़ के लिए होता है, आपके कवर करने के लिए कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट्स, इसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। सो ये हमारे क्या थे, जो भी हमारे रिटेलिंग की, जैसे सर्विस रिटेलिंग के कितने पार्ट्स थे। अदर रिटेल के अंदर कैश एंड कैरी आ जाता है। कैश एंड कैरी का मतलब क्या है, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपको कैश लेके वहाँ जाना होता है और कैरी करके अपनी जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आप लेके आ सकते हो। तो ये हमारे क्या थे, डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो जो हमने डिस्कस किए, डिफरेंट जो हमारे टाइप्स हैं रिटेल फॉर्मेट की वो हमने डिस्कस किए। तो रिटेल फॉर्मेट हमने दो तरीके से डिवाइड किया था, स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड। स्टोर बेस्ड के अंदर ओनरशिप के बेस पे एंड गुड्स के बेस पे। देन उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो किसके बेस पे था कि नॉन स्टोर के अंदर जैसे डिजिटल है, मेल ऑर्डर के बेस पे है, ऑटोमेटिक वेंडिंग है, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, नॉन स्टोर के अंदर आते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मेल ऑर्डर, टेलीमार्केटिंग, ऑटोमेटेड वेंडिंग, सब डिस्कस हो गया। अब हम एक बार आते हैं इवोल्यूशन पे। तो देखो अब इवोल्यूशन आपके लिए लिखना कितना इजी हो जाएगा कि सबसे पहले आप ये बता दोगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यानी कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। उसके बाद सेल्फ सर्विसेज वाले आए। सेल्फ सर्विसेज किस किस चीज़ के अंदर थी, जैसे सुपरमार्केट के अंदर भी सेल्फ सर्विसेज थी। तो 1916 में क्या हुआ, सेल्फ सर्विसेज आई। देन हमारे सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, उसके बारे में मैंने जो भी बताया है आप ऊपर क्या डाल देते हो, डेवलपमेंट इन 1930s। उसके बाद सुपरमार्केट को एक्सप्लेन कर दो, कन्वीनियंस स्टोर को एक्सप्लेन करो। देन उसके बाद एमरजेंस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स एंड मॉल्स, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करो। एंड देन फाइनली जो भी हमारे नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग थे वो 1995 में। तो आपको बस ईयर याद करना है, 1916, 1930, 1970 एंड 1995। रिपीट, 1916 में क्या था, सेल्फ सर्विसेज। देन 1930, देन उसके बाद सेल्फ सर्विस सुपर मार्केट वगैरह 1930 में। देन 1970 में हमारे क्या है, स्पेशलिटी स्टोर। एंड 1995 इसी तरीके से इंडिया में, अगर वो वर्ल्ड वाइड थी, अगर इंडिया में अगर आपको देखना है कि किस तरीके से रिटेल इवोल्व हुआ है, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल फॉर्मेट क्या थे, जैसे मंडी होती है, मेला, हाट्स, या फिर इटिनरेंट सेल्समैन होते थे जो गली गली में आके बेचते थे, वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट थे। उसके बाद इस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट क्या है, जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, या फिर फेयर प्राइस शॉप है, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, पान बीड़ी शॉप्स हैं, ये सब क्या है, इस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट। और इमर्जिंग यानी कि जो अब नए नए और बन रहे हैं वो हमारे क्या है, हाइपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीप्लेक्सेज, रूरल ओरिएंटेड फॉर्मेट, फास्ट फूड आउटलेट्स, ये सब बाकी जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, कैटेगरी किलर्स, इन सबको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।